सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में जॉन्डिस पीलिया को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किन कारणों से, किन तथ्यों से जनरेट होता है पीलिया, लक्षण क्या होते हैं, उसके अंदर डायग्नोसिस, लक्षण के आधार पर क्या होता है और किन किन कंडीशंस में हमें 38 स्पाइजरिक्स से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर कोई पेटेंट प्रोडक्ट है तो उसकी डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आज हम लोग जॉन्डिस को पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन सबसे पहले ज़रूरी है। कामला एक्ट्रेस कमला कवाई रक्त अलापता जन्य रोग पीलिया कहलाता है। सामान्य बोलचाल में शरीर का पीला पड़ जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक तथ्य अगर मालूम होगा तो डिज़ीज़ को डिफाइन करने में बहुत हद तक वीडियो सहयोग करता है। रक्त में पित्तजन्य या पित्तरंजक बाइल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण त्वचा व नेत्र के जो म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट होता है वो पीला हो जाता है। इसमें नेत्र, नाखून, मूत्र और त्वचा में अत्यधिक पीलापन दिखाई देता है। रोगी को भी पीला पीला हर चीज़ दिखाई देता है। जॉन्डिस वह अवस्था है जिसमें प्लाज्मा में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर प्लाज्मा से अधिक हो जाती है। यह वृद्धि सर्वप्रथम रक्त में, फिर मूत्र में, उसके बाद नेत्र के म्यूकस मेम्ब्रेन में, जहाँ पे कंजक्टिवाइटिस के तौर पे ये दिखाई देती है, और अंत में त्वचा में भी दिखाई देने लगती है। इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। जब लीवर से निकलने वाली बाइल डक्ट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, सीबीडी बढ़ जाता है या वहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो लीवर एवं पित्ताशय से निकलने वाली पित्तवाहिनी नली, जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, में जाने के अतिरिक्त रक्त के अवरोध ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होने से पित्त बजाय डिओडनम में जाने के रक्त में वापस मिलने लगता है। तब आरबीसी की मात्रा नष्ट होने लगती है और पित्त का प्रभाव शरीर के रंग को पीला पड़ जाने के लिए विवश कर देता है। इस स्थिति को पीलिया कहते हैं। सामान्य रोग के कारण क्या हैं? अति स्त्री प्रसंग, एसिड सॉल्ट की अधिक प्रयोग किया जाना, मद्य या मिट्टी का सेवन करना, तीक्ष्ण पदार्थों का प्रयोग, विरुद्ध आहार जिसको शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लीवर में डिसबैलेंस हुआ हो कुछ, पित्त प्रणाली में पथरी का अटक जाना, कभी कभी किसी रोग विशेष के कारण पित्तवाहिनी का जो मार्ग होता है वो छोटा और संकीर्ण हो जाता है, तो पित्त आंतों में न आकर के रक्त में सीधे जाने लगता है, उसमें मिलने लगता है, जिसके फलस्वरूप शरीर जो होता है वो पीला हो जाता है। सामान्य पौष्टिक आहार की कमी एवं पाचन विकृति,
बहुत लंबे समय का अगर मलेरिया ज्वार हुआ होगा तो भी ये कंडीशन जनरेट होती है। खुली और शुद्ध वायु का अभाव, स्वच्छ जल और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की कमी भी एक कारण होता है। स्त्री में मासिक धर्म में अत्यधिक रक्त का लॉस होना, वायु प्रदूषण में मॉइस्चर तथा अंधेरे स्थान में निरंतर रहने आदि के कारणों से। इसमें सामान्य लक्षण भी हैं। चेहरे जो होते हैं वो निस्तेज हो जाते हैं, सफ़ेद होकर अंत में पीला पड़ जाता है। नेत्र, त्वचा, मुख, नाक की जो नाखून जो होता है वो हल्दी जैसे रंग का पीला दिखाई देता है। मूत्र मार्ग, मल मूत्र रक्त मिश्रित पित्त वर्ण का होना। इसमें नोट करने वाली एक बात है, शरीर का बरसाती मेंढक जैसा पीला होना इसका विशिष्ट लक्षण है। दाह या अपचन जो पचा हुआ ना हो, पचने लायक ना हो, वैसा भोजन का वैसा व्यक्ति को प्रतीत होता है, अरुचि होती है भोजन के प्रति। शरीर में दुर्बलता और बल का क्षय दिखता है व्यक्ति में। पाचन क्रिया खराब और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। स्टूल जो होता है वो मैला, पीला और दुर्गंध युक्त होता है। चर्म रोग तथा खुजली हो सकती है, फोड़े फुंसी आदि हो सकती है। नाड़ी जो होगी, पल्स रेट जो होगा वो क्षीणता के लॉस होगा। जरा सा भी मेहनत करने से व्यक्ति थका हुआ महसूस करने लगता है। मल कड़ा और गट्ठेदार होगा। पतले दस्त भी हो सकते हैं। ज्वार भाव भी हो सकता है, 102 के आसपास फीवर दिखाई दे। रोगी को सुस्ती छाई रहती है और चुस्ती चली जाती है। शरीर भारी, थकावट और कमजोरी को महसूस करने लगता है। मालूम होता है कि थोड़ा भी मेहनत किए तो शरीर थक गया। ब्रेथलेसनेस आती है और ये छोटे टाइम के लिए आती है। कभी कभी स्टूल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये डिजेनरेटिव कंडीशन होती है। नाड़ी की जो गति होती है वो 40 से 50 पर मिनट तक हो जाती है। और रोगी जब रोग पुराना होते जाता है तो हाथ, पैर, मुंह आदि में सूजन देखने को मिलता है। इसमें एक याद रखने वाली बात है, इसमें रोगी को प्रत्येक वस्तु पीली दिखाई देती है और त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। लीवर की क्रिया बिगड़ने से पर पित्त अच्छे तरह से अवशोषित नहीं होता है। वह खून से मिलकर खून के स्वभाव का रंग भी बदल देता है। बस इसी से इसको जॉन्डिस रोग और पांडु रोग नाम दिया जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता के अनुसार जब लीवर पर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, जिसके बाद इसको अगर ठीक ना किया जाए तो ये हेपेटोमेगली, उसके बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर और तब आखिरी में कार्सिनोमा या हेपेटिक कार्सिनोमा के रूप में ये डिफाइन होता है। रोग के कारण के संबंध में कुछ विचार हैं जिसको मैं प्रकट करना चाहूँगा। ये मेरा नोट्स बुक है, हालांकि मैंने इसको प्रिंट करा रखा है। अधिक मात्रा में और लंबे समय तक तेज मिर्च मसाले, तले हुए, भुने हुए, चटपटे युक्त खट्टे पदार्थों का सेवन करने से, अंडा, मांस, मछली और शराब का अत्यधिक सेवन करने से, पित्त कुपित करने वाले पदार्थ का अति सेवन करने से, इसके विपरीत सिंघ और पौष्टिक पदार्थ का सेवन न करने से, अधिक उष्णा और तेज धूप में लगातार परिश्रम करने अथवा अधिक परिश्रम या व्यायाम करने से शरीर में खून जाने से व्याधि होती है, जिससे जैसे बवासीर है, पाइल्स है, हेमोराइड है, पेचिस वाली खूनी पेचिस होती है
आदि में ये लगातार काफ़ी समय तक खून गिरने से ये व्याधि हो सकती है। महिलाओं में मेंसेस के दौरान जिन महिलाओं को रक्तस्राव अधिक दिनों तक होता है, उसके वजह से भी एवं घातक चोट लगने के फलस्वरूप भी रक्त बहने से ये कंडीशन जनरेट हो जाती है। इसमें नोट करने वाली एक और बात है, कुछ रोगों में ऐसा होता है कि ब्लड लॉस होता है और ऐसी स्थिति को पैदा कर देता है, जैसे मलेरिया हो सकता है, मोतीजार हो सकता है, संग्रहणी हो सकता है, या लीवर के रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकता है, स्प्लेनोमेगली हो सकता है जिसमें स्प्लीन बढ़ जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके वजह से अगर ये क्रोनिक होता है तो कंडीशन भयावह होती है। इसमें सावधानी रखने की बात है। इस रोग को उत्पन्न होने वाला जो मुख्य कारण होता है वो खान पान की लापरवाही के कारण होता है, जिसमें जीभ के बस में न होकर के स्वाद के लालच में फंसकर ऐसी चीज़ें खाने से जो खाते समय तो भले ही मज़ेदार लगती हो, लेकिन अनेक उनके जो सेवन करने का परिणाम होता है वो दुखदायी हो जाता है। इसलिए जॉन्डिस के भेद और निदान की दृष्टि से स्वतंत्र जॉन्डिस, अन्य रोगों के उपद्रव फलस्वरूप जॉन्डिस और अन्य किसी ऑर्गन के डिसफंक्शनिंग के वजह से जॉन्डिस होता है। पहला जो है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, जिसमें रक्त संलाई जो पीलिया होती है, जिसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के अत्यधिक विनाश के कारण रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न यकृत की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। जॉन्डिस के इस भेद में लक्षण तीव्र नहीं होते। इसमें अगर हम सीरम बिलिरुबिन की मात्रा देखें तो 4 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम होती है। प्रायः पीलिया बढ़ी हुई होती है, जो स्प्लीन होता है वो बढ़ा हुआ लार्ज दिखता है। मूत्र का रंग भूरा या नारंगी होता है। मूत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु रखने पर काले रंग का यह हो जाता है। परीक्षण में लीवर कार्य सामान्य होता है। सेकंड जो होता है वो एक्कोलोरिक ACCHOLURIC जॉन्डिस, इसको अपित्ती में ही पीलिया भी कहा जाता है। यह भी हेमोलाइटिक जॉन्डिस की तरह ही पीलिया है। लाल रक्त कोशिकाओं की बढ़ी हुई भंगुरिता इसका चारित्रिक विशेषता है। तीसरा होता है हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस, यकृत कोशिकाएं पीलिया। संक्रमण अथवा औषधि द्वारा यकृत कोशिकाओं को पहुंची क्षति के कारण उत्पन्न होती है। इसमें टॉक्सिक जॉन्डिस भी इसको कहते हैं। इसमें पित्त एसिडिक मात्रा में आंतों तक पहुंचता रहता है, अतः पेशाब का रंग मटमैला क्ले कलर्ड नहीं होता है। यदि जॉन्डिस अधिक स्पष्ट न हो तो ये स्वभाव है कि लीवर अधिक क्षतिग्रस्त हो जाए। खुजली भी अल्प हो सकती है पैरों में, हाथों में, एड़ी में, और रोग का आक्रमण तीव्र भी हो सकता है। चौथा जो जॉन्डिस है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अवरोध पथ पीलिया कहते हैं, पित्ताशय पथरी सामान्य पित्तवाहिनियों के संकोच अथवा उसमें कोई वृद्धि के कारण पित्त ग्रहणी में नहीं पहुंचता और एवं इसके कारण ही पीलिया जो जॉन्डिस होता है वो जनरेट हो जाता है। इसमें बिलिरुबिन अंत्र तक नहीं पहुंचता,
इसमें मूत्र का रंग स्लेटी और मटमैला हो जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिजीज़ को डिफाइन करने में आप लोगों को सुविधा मिलेगी। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है। इसमें एंट्रैक्टस नियोनेट्रम भी कहते हैं इसको। प्राकृतिक पीलिया जीवन के प्रथम कुछ दिनों में नवजात शिशुओं में लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको आरबीसी भी कहते हैं, कि अत्यधिक संख्या में विखंडन होने के कारण भी उत्पन्न होता है। पीलिया रोग लक्षण के संबंध में आंतों में पित्त लवण की कमी से वसा का अचूषण भली प्रकार नहीं हो पाता है। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रोणित स्कंद, जिसको हम ब्लड कोगुलेशन टाइम बोलते हैं, ये बढ़ जाता है, जिससे ब्लीडिंग की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अगर पाइल्स होगा तो नीचे से, और नहीं अगर लंग से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर होते होंगे तो माउथ से ब्लीडिंग देखने को मिलती है वोमिटिंग के रूप में। रोग की पहचान पित्त, वसा, कृमि आदि के लिए मल परीक्षण करना चाहिए। पित्त की उपस्थिति जानने के लिए मूत्र परीक्षण की जाती है। इसमें नोट करने वाली बात है, एग्जामिनेशन के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि रोगी प्यूरिश में मूत्र मिला हुआ तो नहीं है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें सीमेंस भी हों, है ना, वो ध्यान रखना चाहिए। पेट का एक्सरे, छाती का एक्सरे, बोरियम मील, लीवर बायोप्सी, इंस्टॉस्कोपी, ब्लैडर काउंट आदि, एब्डोमेन का जो अगर सर्जिकल होता है केस तो वैसे कंडीशन में, और अगर आवश्यकता अनुसार रोग निर्णय के लिए करना होता है। रोग का परीक्षण लॉन्ग स्टैंडिंग जो जॉन्डिस होता है उसमें जो चाइमल लीवर सेल होता है अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण लीवर मेटाबॉलिक कार्य भी जो होता है उसका वो बिगड़ जाता है। रोगी अंत में ठंडा, जिसमें ड्राउसी मतलब चेतना अवस्था में पहुंच जाता है। लीवर और पित्ताशय बढ़े हुए हो तो कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। चिकित्सा में विलंब होने पर शारीरिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। एक याद रखने वाली चीज़ है कि चिकित्सक के पास जैसे ही कोई रोगी आए जॉन्डिस से संबंधित, तो उसमें उसकी हिस्ट्री विस्तृत बहुत इत्मीनान से जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी प्रौढ़ स्त्री को जॉन्डिस का आक्रमण एकाएक हुआ है तो पित्ताशय द्वारा अवरोध होने की अधिक संभावना होती है। इसमें नोट करने वाली एक बात और है, अगर जीबी स्टोन जैसे है तो छोटा होगा 2 mm तक का, तो वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है, देखा गया है। खाली डाइट को सुधारने की आवश्यकता होती है। सलाद वगैरह को सुबह 11 बजे से पहले देना चाहिए। वैसे जॉन्डिस जो होती है उसकी तीव्रता कम होते जाती है। कुछ सप्ताह तक बने रहने वाला जॉन्डिस प्रायः अवरोधजन्य होता है। आयुध जैसे कोई कंपनी है, कारखाना है जहाँ लोग काम करते हैं, उनमें काम करने वाले लोगों को जॉन्डिस प्रायः हो जाता है, क्योंकि खान पान का उनका कोई टाइमिंग नहीं होता। चिकित्सा की विधि क्या है? चिकित्सा कारण के अनुसार कृमि कारण प्रतीत हो तो कृमि नाशक औषधि, अगर स्टोन से रिलेटेड स्थिति है तो S5
C5H2C2, और अगर उसमें पस सेल्स हों तो P2, अगर ज़्यादा दिन पुराना है तो VEN1, VER2, F2, A2, और BE या GE, WE या RE का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो F2YE का भी उपयोग आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा ना करें इसको। यहाँ पे अगर कॉम्प्रेस देने की आवश्यकता है तो D3 बेस से अगर आपने बनाया है तो D1 रहेगा, और अगर D4 से आप बना रहे हैं तो सभी दवाइयों का बराबर मात्रा में ml वाइज होगा। जैसे 5 मेडिसिन है A2, F2, S5, C5, WE, तो अगर D3 बेस से आप बना रहे हैं तो सभी का 1-1 ml लेकर के 5 ml होगा, और अगर D1 से आप बना रहे हैं तो बराबर D1 में से 5-5 ml ले लीजिए। अगर D4 से आप बना रहे हैं तो इसकी बराबर मात्रा में आपको 100 ml मेडिसिन बनाने की आवश्यकता होगी। सभी मेडिसिन के लगभग 10-10 ml ले लेंगे, 50 ml होगा आपके पास D4 का, और उसमें 50 ml DW मिलाएंगे और पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि बनाने में असुविधा होती है तो आप इसका डायरेक्ट टू यूज़ एक प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हैं, NH नो गॉल स्टोन 2, NH नो गॉल स्टोन, इसका हेप्टा कॉम्प्रेस है, इसको ले सकते हैं। एसिडिटी होती है तो NH नो एसिडिटी ले सकते हैं। एक बात है कि अगर आप गॉल ब्लैडर में मेडिसिन दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप 10 ड्रॉप, 13 ड्रॉप, 15 ड्रॉप, 20 ड्रॉप तक आप लेंगे इसको, और इसके बाद सडन 5 ड्रॉप से चालू करेंगे। 5 ड्रॉप, फिर 20 डेज़ के बाद 5 to 7 ड्रॉप, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आएंगे। क्यों? क्योंकि चना के आकार में कोई सॉलिड पार्ट होगा, उसको गलाने के लिए स्टार्टिंग में आपको भारी मात्रा में पानी देना होगा, और बराबर अगर उसमें पानी की मात्रा वही होगी तो एक समय के बाद वो स्टोन बढ़ने लगेगा। यहाँ पे मोर देन मोर नेगेटिव के तरफ बढ़ते हुए क्रोनिक होता है। हालांकि कंडीशंस एक्यूट होते हैं लेकिन क्रोनिक होता है, तो वहाँ पे 5 या 6 बूंद बाद में, उसके बाद बढ़ते हुए 6 बूंद से अगर दे रहे हैं तो 8 करेंगे, 5 दे रहे होंगे तो 7 करेंगे, बाद में इसको बढ़ा के 10 करेंगे। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से 50 mm तक के GB स्टोन न्यूट्रल हो जाते हैं। इसमें कुछ खाने से रिलेटेड पथ्य और सहायक चिकित्सा के तौर पे वसा रहित दुग्ध उत्तम पाए जाते हैं। जल पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। यदि लीवर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। हालांकि बहुत सारे कंपनीज का अगर रेफरेंस मेडिकल एक्टिविटी का मिलता तो इसको उस तरीके से डेवलप करता जिसमें कल्चर कराया जाता है, तो कौन सी मेडिसिन कैसे दी जाती है वो हो पाता। लेकिन लोगों को मय की आदत है तो उसमें तो समाधान संभव नहीं है। फिर भी एक प्रयास किया है। इसमें पीलिया के रोगी को पर्याप्त मात्रा में गन्ने का रस, नारंगी, अंगूर, मुनक्का, केला, अंजीर, सेव, अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो अंजीर नहीं देंगे, सेव, फल, नींबू, मखाने, मक्खन, निकली हुई जो छाछ होती है वो, खिचड़ी, मूंग और छिलके युक्त दाल, चावल, थोड़ी सी शक्कर डाल करके खाना चाहिए। पानी उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए। कच्चा पानी पीना उचित नहीं है। पूर्ण विश्राम आवश्यक है और भारी और गरिष्ठ भोजन से वर्जित करना चाहिए। पीलिया के उपचार में आहार में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आहार में क्षारीय तत्व की अधिकता होनी चाहिए। पर्याप्त लोहे से रिलेटेड जिसमें HB गेन करता हो, सब्जियां, पालक, हरी सब्जी, कुमड़ा, गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, आलू आदि का सेवन, घर में बनी पनीर, अंडे, दूध और उसका दूध का सेवन, विटामिन B पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इसके लिए दूध, अंडा, पनीर
मूंगफली, सूजी और सोयाबीन उत्तम होता है। 2 नींबू नित्य आवश्यक है। चुकंदर पीलिया के लिए उत्तम आहार है। इसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगर आपको लगता है तो NH ह्यूमन इम्यून 4 का 10 ड्रॉप भी 3 बार आप सेवन कर सकते हैं आधा कप गर्म पानी के साथ। एक कुछ चीज़ें वर्जित होती है, तेल के पदार्थ, चिकने पदार्थ, घी, तेल, मिर्च में लाल मिर्च खास तौर पे, खटाई, सरसों, गुड़, मांस, शराब, चाय, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में रोगी को 5 दिन तक फलों का ताज़ा रस देना उत्तम रहता है और फिर इसके बाद 5 घंटे पर तेज रसीले फलदारों का सेवन कराना चाहिए। उसके पश्चात 15 दिन के बाद इनको दूध, 15 दिन के बाद संतुलित आहार देना चाहिए। इसमें कुछ चिकित्सकों की राय के अनुसार इसमें एनीमिया होता है तो माइक्रोसेल केयर लगा सकते हैं या A3B का आप एप्लीकेशन स्पाइनल कॉर्ड पे कर सकते हैं। छूने से अगर बेहतर है कि सुपाच्य भोजन व्यक्ति को दिया जाए। दिन में 3-4 लीटर जल का सेवन जरूर कराना चाहिए। तो आज के लिए मैं इसे विराम दूंगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी मुझे ग्रुप के माध्यम से बताइएगा और कमेंट के माध्यम से। नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ के 2nd बैच में कुछ नए चिकित्सक भी जुड़े हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं हो तो आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा 6267726860 पे। आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। हाँ, एक सूचना है, अगर किसी को ज्वाइन होना हो इस क्लास को तो 300 रुपये डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ग्रुप में आने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके उसके अंदर 2 क्राइटेरिया दी गई है। दोनों में से जो क्राइटेरिया आपको उचित लगती है उस क्राइटेरिया के माध्यम से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे 125 डिजीज़ के जो कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करते हुए लगभग 185 डिजीज़ का कंसेप्ट सीख सकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।